प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा, मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना। समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत मेरा आज का जो 47वां प्रकरण है वो गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन जिसको नॉन वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको एनजीओ कहते हैं। आपने ये जनरली सुना होगा, पूरा नाम तो इसका ये है, नॉन वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको एनजीओ कहते हैं। ये एनजीओ हमारे भारत देश में, संसार में सबसे अधिक एनजीओ यहाँ पाए जाते हैं भारत के अंदर। ये गैर सरकारी संगठन के नाम से जाने जाते हैं, गैर सरकारी संगठन जिसको एनजीओ कहते हैं। इस एनजीओ के द्वारा ही, देखिए, एनजीओ एक अपने आप में एक मिशन है। एनजीओ अपने आप में एक क्या है? मिशन है। और मिशन है इसमें समाज की समस्याओं को हल करने के लिए, समाज की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए, उनके निवारण के लिए, उनके विकास के लिए एनजीओ का उद्देश्य होता है। एनजीओ का जो उद्देश्य होता है, समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए, उन समस्याओं को विकास करने के लिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है। एनजीओ का जो कार्य क्षेत्र है वो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा, संस्कृत, भाषाई, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, महिला शिक्षा आदि आदि, और बाल विकास, ये भी इसमें ही आता है। इन कार्यों पर ये अपने मिशन को पूरा करती है एनजीओ। यह एक ऐसा स्रोत है, क्या? एनजीओ। एनजीओ एक ऐसा स्रोत है जहां समाज आपके लिए कार्य करते हैं। समाज के लिए ये जहां एनजीओ कार्य करते हैं, एनजीओ का जो प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो समाज में जो कार्य है, समाज के विकास के लिए जो कार्य हैं, उन कार्यों के बारे में ये एनजीओ अपना दायित्व निभाते हैं। देखिए, वर्तमान में जो देश में इस समय 33 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। वर्तमान में भारत में, अपने राष्ट्र में एनजीओ की संख्या 33 लाख के करीब देश में है। और 33 लाख में भी सबसे जो अधिक एनजीओ पाए जाते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं। देश में सबसे पहले जो सबसे अधिक संख्या है एनजीओ की, वो महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ 4.8 लाख 4.8 लाख एनजीओ सक्रिय हैं महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी 4.6 लाख 4.6 लाख एनजीओ वहां सक्रिय हैं। इसके बाद में मैं आपकी बात करता हूं तीसरे नंबर पर यूपी, उत्तर प्रदेश। यहां पर भी इनकी संख्या 4.3 लाख है। उत्तर प्रदेश में भी जो एनजीओ हैं वो 4.3 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। पूरे भारत में इनकी संख्या 33 लाख है और विश्व में प्रथम स्थान पर अपना देश है भारत। उसके बाद में सबसे अधिक जो एनजीओ की संख्या पाई जाती है वो महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, जिसकी संख्या अनुमानित
4.8 लाख इतने एनजीओ सक्रिय हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद में स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में भी एनजीओ दूसरे स्थान पर सक्रिय हैं, जिनका 4.6 लाख एनजीओ आंध्र प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं वर्तमान में। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। यहां भी एनजीओ की संख्या 4.3 लाख है। ये तीनों तो मुख्य हैं, इनके अलावा सभी में कोई में 2 लाख है, कोई में है। लेकिन यहां अब मैं राजस्थान की बात करता हूं तो वर्तमान में अपने राजस्थान में भी 1 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। कितने? 1 लाख एनजीओ राजस्थान में भी सक्रिय हैं। और एनजीओ जो राजस्थान में है तो ये सक्रिय हैं। अब इसमें तो एनजीओ के लिए क्या होता है, एक सोसाइटी एक्ट के तहत इनको पंजीकृत किया जाता है और इनके लिए केंद्रीय कानून के द्वारा इनको स्थापना की जाती है। एनजीओ की जो पंजीकृत इनको कराया जाता है, जिसको गैर सरकारी संगठन एनजीओ को प्रोत्साहन करने के लिए वर्तमान में ऐसी कई योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। उनके लिए राष्ट्रीय नीति, सरकारी संगठन, उसके अलावा भी एक अहम संस्थागत जो प्रणाली है, व्यक्तिगत नहीं होती है, संस्थागत होती है। संस्था बनाई जाती है, रजिस्टर्ड करवाई जाती है, फिर कार्य करवाए जाते हैं समाज की भलाई के लिए, समाज के विकास के लिए। इसके बाद में इसमें सरकार के प्रयासों को लागू करने का एक माध्यम है। सरकार के जो वो हैं कार्य उनको, और एनजीओ ये गतिशील क्षेत्र हैं, निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है, गतिशील क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कार्य करवा दिया उसके बाद में ये बैठ गए, ऐसा नहीं। ये हमेशा कार्यशील रहते हैं, तभी इनको लाभ मिलता है, बाकी का इनका लाभ नहीं मिल पाता है। जो एनजीओ कार्य नहीं करते वो अपने आप में ही ड्रॉप हो जाते हैं और वो बंद भी हो जाते हैं। और विकलांगों की सहायता करना भी इनकी अहम एक भूमिका है एनजीओ की। दिव्यांगों की सहायता करना भी एनजीओ की एक अहम भूमिका है, ये भी एक इनका उद्देश्य है। ये कुछ एनजीओ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, कुछ एनजीओ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं। ये सोसाइटी के द्वारा तो होते ही हैं, लेकिन मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है उसके द्वारा भी कुछ एनजीओ ये संचालित किए जा रहे हैं। सरकार सक्रिय रूप से नीतियों का सूत्रीकरण करके, सरकार सक्रिय रूप से नीतियों का सक्रियकरण करके इस योजना को क्रियान्वित करने में शामिल करती है। सरकार सक्रिय रूप से भागीदारी दे करके इनको क्रियान्वित करती है इनके माध्यम से। और विकलांगता के क्षेत्र में निम्न कार्यक्रम इन एनजीओ के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो समावेशी और दिव्यांग है, इसलिए विशेषकर ऐसे कौन सी जो संस्थाएं हैं, ऐसे कौन से एनजीओ हैं जो दिव्यांगों की, विकलांगों की सहायता के लिए जो संचालित किए जा रहे हैं। तो एनजीओ की न्यूनतम जो मानक है, आचार संहिता है एवं जो नैतिकता के विकास के लिए इनको बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 1 क्या है इसका, ध्यान से सुने। देखिए, एनजीओ की जो न्यूनतम मानक आचार संहिता तथा नैतिकता के विकास के लिए इनको बढ़ावा दिया जाएगा। ये इनका पहला है। नंबर 2 है कि एनजीओ
को सरकार की तरफ से अनुदान उपलब्ध, किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। सेमी गवर्नमेंट मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके माध्यम से उपलब्ध कराना और विशिष्ट बालकों में उनका उपयोग करना। पुनः सुनिए, एनजीओ के माध्यम से सरकार इनके लिए क्या उपलब्ध करवाती है? इनके लिए ऐसे अनुदान देती है और उस अनुदान के द्वारा ये विशिष्ट जो बालक हैं उनके लिए ये कार्य करते हैं एनजीओ। इसके अलावा भी देखिए, वर्तमान में भारत में जो भारत की समावेशी कक्षा में विशिष्ट विविधता के संदर्भ में जो समावेशी विद्यालय चलाए जा रहे हैं, उनमें भारत में उनकी व्यवस्था के लिए चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए, जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ संस्थाओं को अपना अभूतपूर्व, कुछ संस्थाएं हैं जिनका अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है और जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। 2 संस्थाओं के नाम बता रहा हूं मैं जो दिव्यांगों की उसमें लगी हुई हैं। पहली है केयर इंडिया। पहली क्या है? केयर इंडिया। अब केयर इंडिया क्या है, इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, केयर इंडिया ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, कहां के? यूपी, उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं उनके लिए कार्य किया है और कक्षा के अंदर जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनका अवलोकन करके जो विशिष्ट उपकरण हैं, विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट उपकरणों को सज्जित करना, जिसका उद्देश्य था और कक्षा में सभी बालकों के लिए, कक्षा में सभी बालकों के लिए समानता का स्तर मापना, समानता का स्तर मापना। जिन गतिविधियों का अवलोकन किया वे गतिविधियां कौन सी थी? केयर इंडिया के द्वारा। सबसे पहली जो गतिविधि थी, मैं 5 गतिविधियों के नाम बताता हूं आपको। सबसे पहले जो गतिविधि थी नंबर 1, जिसको कहा गया है शिक्षा अधिगम और बच्चों के अनुभव, जिसको कहते हैं शिक्षा अधिगम, मतलब शिक्षा को सीखना, पढ़ना एवं बच्चों के अनुभव, बच्चों के अनुभव, ये इसका नंबर 1 अवलोकन था। नंबर 2 आता कक्षा में अध्यापकों का व्यवहार कैसा है। नंबर 2 है कक्षा में अध्यापकों का व्यवहार कैसा है। ये उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, उनके लिए इन्होंने ये कार्य किया केयर इंडिया ने। नंबर 3 आता है बच्चों में साथी के प्रति व्यवहार। नंबर 3 क्या है? बालकों में साथियों के प्रति व्यवहार कैसा व्यवहार है। जो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उन बालकों का अपने साथियों के प्रति, अपने जो साथी बालक हैं उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा है। ये केयर इंडिया के द्वारा इनका अवलोकन किया गया था। नंबर 4 आता है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। नंबर 4 है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। ये नंबर 4।
यह अवलोकन किया था उत्तर प्रदेश के स्कूलों ने केयर इंडिया के द्वारा। अब आता है नंबर ये 5, जिसको कहा गया है बच्चों की विभिन्न अधिगम आवश्यकताएं। बच्चों की विभिन्न अधिगम आवश्यकताएं। ये 5 अवलोकन किए थे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में केयर इंडिया के द्वारा। केयर इंडिया के द्वारा ये अवलोकन किए थे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में इस एनजीओ के द्वारा। केयर इंडिया एनजीओ का नाम है। केयर इंडिया एक एनजीओ का नाम है जो विकलांग बालकों के लिए अवलोकन करता है। इसके बाद में इस अवलोकन में जो निष्कर्ष जो प्राप्त हुए उसमें अध्यापकों का कक्षा में निष्क्रिय, इस प्रक्रिया में कुछ अभिमुख कराए गए थे। जो अध्यापक निष्क्रिय थे उनको सक्रिय किया गया था। रुचि के अनुसार इन बालकों को पढ़ाया जाए और अधिगम जो सामग्री है उसका पर्याप्त उसका उपभोग किया जाए। जो ऐसी सामग्री है अधिगम सामग्री, उसका समय समय पर अवलोकन करना और उसका उपयोग करना शिक्षण सामग्री का। ये नहीं कि फालतू या बेकार में ही केवल ढेरों पड़ी है निष्क्रिय ऐसा नहीं है। ये केयर इंडिया थी। अब केयर इंडिया के बाद में आती है देशकाल सोसाइटी। देशकाल सोसाइटी नंबर 2। ये भी दिव्यांग बालकों के लिए ही देशकाल जो सोसाइटी है ये बिहार के अंतर्गत, कहाँ, बिहार राज्य में। ये इसने बिहार राज्य में और इसने यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो बिहार राज्य में देशकाल जो सोसाइटी है इसने अपना अवलोकन किया किसके लिए, जो बिहार के गया जिले में, बिहार का एक जिला है गया। गया जी एक तीर्थ भी है और एक स्थान भी है, और गया जी भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पितरों के लिए वहाँ कार्य किए जाते हैं, तो गया प्रसिद्ध स्थान है बिहार के अंतर्गत। तो वहाँ 2 ग्रामीण जो विद्यालय थे देशकाल सोसाइटी के द्वारा, बिहार के गया जिले में 2 ग्रामीण विद्यालय। और वो ग्रामीण विद्यालय कैसे थे? प्राथमिक सरकारी स्कूल थे। कैसे थे? प्राथमिक सरकारी स्कूल थे। उनके सुधार के लिए एक कार्यक्रम जिनका मुख्य उद्देश्य था, ध्यान से सुनिए, कक्षा शिक्षण। क्या? कक्षा शिक्षण में अभ्यास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत करना था। प्राइमरी स्कूल में इन्होंने, देशकाल सोसाइटी थी, इसने कार्य किया था 2 ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में। और इसका उद्देश्य क्या था कि कक्षा शिक्षण अभ्यास तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत करना था। ये दोनों प्रक्रियाओं को उन्नत करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद में इस कार्यक्रम को अध्यापकों के द्वारा, बच्चों के माता पिता के द्वारा, संरक्षक के द्वारा, समुदाय के द्वारा इन सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया गया था। अध्यापकों को, बच्चों के माता पिताओं को, संरक्षक को, समुदाय को, वहाँ का जो स्थानीय समाज है उसको सम्मिलित किया गया था। किस कार्य के लिए? कक्षा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, अभ्यास है, कक्षा शिक्षण का अभ्यास और शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है इसको उन्नत बनाया जाए, इसके लिए। इसके बाद में
इन्होंने बाल केंद्रित जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसका विकास करने का लक्ष्य रखा था। किसने? इस देशकाल सोसाइटी ने, जो एनजीओ थी देशकाल सोसाइटी, इसने जो अपना केंद्रित शिक्षण अधिगम अभ्यासों के विकास का लक्ष्य रखा था। और इन अभ्यासों का जो विकास है वो बालक के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इस पृष्ठभूमि को विकसित करने के लिए, कौन सी पृष्ठभूमि? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन जो विविधता को समीकृत शिक्षा का आधार माना गया। किसका? समीकृत शिक्षा का आधार माना गया था देशकाल सोसाइटी ने। गया जी के 2 ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में अवलोकन किया गया था। कक्षा अवलोकन में कार्यशाला, कक्षा अवलोकन में कार्यशाला और गोष्ठी का आयोजन कर अध्यापकों, माता पिता, संरक्षक और समुदाय के सदस्यों के साथ में संबंधित जो मुद्दे थे, संबंधित जो क्या थे? मुद्दे थे, उन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। और बच्चों के जीवन अनुभव को समझने के लिए उन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ऐसा वातावरण से परिचित होने के लिए उनको अध्यापकों की सहायता की जाती। उसके बाद में बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के बजाय उनके लिए दैनिक जो योजनाएं हैं, दैनिक जीवन के जो उपयोग हैं, अनुभव हैं, उनका वातावरण है, उससे संबंधित ज्ञान कराया जाए, न कि पुस्तकों का ही। इसके बाद में जो वातावरण संबंधित जो मुद्दे थे उनमें लिखा है कि बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वातावरण में बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा बताया गया है। अध्यापकों द्वारा उनका अभिलेख तैयार किया जाता है। अध्यापकों के द्वारा उनके अभिलेख तैयार करना और विश्लेषण किया जाता है उन अभिलेखों का। और विश्लेषण जो प्राप्त जो निष्कर्ष हैं, विश्लेषण से प्राप्त जो क्या है? निष्कर्ष हैं, उनके माध्यम से परियोजना समूह उनके कार्यों में, परियोजना समूह उनके कार्यों में चिन्हित करती है। उनके कार्यों में क्या करती है? चिन्हित करती है। जिनको आधार मान करके, जिनके आधार पर विभिन्न जो विषय हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षण जो अधिगम विधियां हैं उनको तैयार किया जाता है। ये जानकारी की थी देशकाल सोसाइटी ने। और देशकाल सोसाइटी ने बिहार के गया जिले में 2 ग्रामीण विद्यालयों के द्वारा इनको अवलोकन किया गया था। और इसमें विशेष रूप से कक्षा शिक्षण अभ्यास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसमें इन्होंने बालक के माता पिता, संरक्षक एवं उनके अध्यापकों और समुदाय को, स्थानीय जो समुदाय, इनको सम्मिलित किया गया था। और इनको सम्मिलित करने के बाद में इनके जो केंद्रित शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, केंद्रित शिक्षण अधिगम जो अभ्यास हैं, उनके विकास के लिए एक विकास का लक्ष्य रखा गया था। कौन से विकास का? पुनः सुनिए। जो केंद्रित शिक्षण अधिगम अभ्यास के विकास का लक्ष्य रखा था। और इन अभ्यासों के विकास में ही बालकों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
बालकों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इस पृष्ठभूमि को विविधता को समीकृत शिक्षा का आधार माना गया। किसका आधार माना गया? समीकृत शिक्षा का आधार माना गया। और कक्षा अवलोकन जो कार्यशाला है, विचार गोष्ठी है, इसका आयोजन कर अध्यापकों, माता पिताओं और बच्चों को, समुदाय के सदस्यों को, इनको सम्मिलित करने के जो तरीके और मुद्दे थे, इन पर विचार किया गया। उसके बाद में पुनः जीवन के जो अनुभव है उनको समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन के आधार पर उनको विभिन्न उसमें क्रियान्वित किया गया था। तो मैंने आपको आज एक तो उत्तर प्रदेश की केयर इंडिया और बिहार की देशकाल सोसाइटी के बारे में ये आपको बताया है। तो देखिए, जो यूपी की केयर इंडिया थी, इसने शिक्षा अधिगम एवं बच्चों के अनुभव और कक्षा में अध्यापकों के व्यवहार कैसा है, उसके बाद में बालकों में उनके साथियों के प्रति कैसा व्यवहार है, फिर शिक्षण अधिगम जो सामग्री का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, उसके बाद में बच्चों के जो विभिन्न अधिगम आवश्यकताएं हैं, इनको किस प्रकार से लागू किया गया, इसके बारे में यूपी में इन्होंने ये जो केयर इंडिया थी, इसने वहाँ ये अवलोकन किया था इनका। इसके बाद में देशकाल जो सोसाइटी है, इसने बिहार के अंदर अवलोकन किया था। ये भी इसमें केवल 2 ही लक्ष्य थे। पहला तो था जो मुख्य उद्देश्य इनका कक्षा शिक्षण, अभ्यास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत करना है। केवल 2 ही था। सबसे पहला तो था कक्षा शिक्षण प्रक्रिया, अभ्यास प्रक्रिया है इसका। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत करना था। ये बिहार राज्य के गया जिले में 2 प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालयों में इस देशकाल सोसाइटी ने अवलोकन किया था। तो देखिए, गैर सरकारी जो संगठन है, जिसको नॉन वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनजीओ कहते हैं, और वर्तमान में ये सक्रिय एनजीओ 33 लाख के करीब देश में है। सबसे अधिक जो एनजीओ हैं वो महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक 4.8 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में है 4.6 लाख एनजीओ आंध्र प्रदेश में सक्रिय हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, जहां पर 4.3 लाख एनजीओ वर्तमान में सक्रिय हैं। अब आता है राजस्थान। राजस्थान से अधिक तो बहुत है, कई राज्य हैं, लेकिन सभी राज्यों का अगर विश्लेषण करूंगा तो समय अभाव के कारण मैं वर्तमान में राजस्थान में, जहां 1 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। इंपॉर्टेंट ये, आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य में केवल कितने हैं? देश में है 43 लाख और राजस्थान में है 1 लाख। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, और विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक 33 लाख एनजीओ वर्तमान में सक्रिय हैं। और ये एनजीओ हैं, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत, समिति के तहत इनको केंद्रीय कानून के द्वारा इनको पंजीकृत किया जाता है। और उसके बाद में ये समाज की सेवा भाव एवं विकास के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। और इनके लिए आर्थिक मदद, सहयोग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा प्रदान की जाती है। ये इनका लक्ष्य है। ये एनजीओ हैं, ये संपूर्ण देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
इसके अलावा कई राज्यों में, लेकिन राजस्थान में जो सक्रिय हैं वो केवल 1 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रशिक्षणार्थियों आज जो ये गैर सरकारी संगठन है, नॉन वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, आपने सुना होगा। तो 2 एनजीओ हैं जो विकलांगों की उसमें कार्य कर रहे हैं। पहला है यूपी का केयर इंडिया, दूसरा है देशकाल सोसाइटी बिहार। इन्होंने दिव्यांग जो बालक हैं, विकलांग जो बालक हैं, उनके बारे में इन्होंने अपना विशेष कार्य किया है। समय अभाव के कारण मैं आज मेरे इस कालांश को, इस जो एनजीओ है, इसको यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के लिए अगला जो कार्यक्रम होगा वो रुचिकर ही होगा। इसके लिए आपको बारंबार बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।